नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। रात के 9 बजने वाले हैं। ये वक्त है देश का पहला समझाने वाले बुलेटिन का। खबर तो समझिएगा। इस आधे घंटे में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों के मायने भी समझाते हैं। लेकिन उसके पहले आइए जल्दी से जान लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरें। बुलेटिन में सबसे पहले समझेंगे तारिक अनवर ने अपनी ही पार्टी पर क्यों उठाए हैं सवाल। दूसरी खबर समझेंगे कि बिहारी को किसने किया बदनाम। और तीसरी खबर होगी शिक्षा विभाग के एसीएस के जोरदार फैसले को समझाएंगे। और साथ ही छात्रों को पीएम मोदी ने क्या दिया गुरु मंत्र, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत सबसे पहले दिल्ली चुनाव के नतीजे का साइड इफेक्ट अब सामने आने लगा है। कांग्रेस को लगातार तीसरी बार करारी हार मिलने के बाद और पार्टी का खाता तक नहीं खुलने के बाद बिहार के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और कटिहार के सांसद तारिक अनवर ने पार्टी को आत्मनिरीक्षण करने की नसीहत दी है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए तारिक अनवर ने कहा है कि पार्टी को ये स्पष्ट करने की जरूरत है कि वो गठबंधन की राजनीति करना चाहती है या अकेले चलना चाहती है। तारिक अनवर के इस पोस्ट पर सियासत गर्मा गई। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार में भी है कांग्रेस ही है जो जातिवाद का जहर फैलाकर अपनी सहयोगी आरजेडी का जो पेटेंट है उसी जमीन को खाने में जुट गई है। 8 फरवरी को ही दिल्ली में मिली बड़ी जीत के बाद बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी ने ये बातें कही थी। बिहार को लेकर कांग्रेस की क्या सोच है, आरजेडी को लेकर कांग्रेस क्या कर रही है, ये बातें पीएम मोदी ने बड़ी ही बेबाकी के साथ कही थी। अब दिल्ली चुनाव के रिजल्ट का बिहार में भी साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कटिहार से सांसद तारिक अनवर ने अपनी ही पार्टी से सवाल पूछते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया। लिखा, कांग्रेस को राजनीतिक रणनीति को स्पष्ट करने की जरूरत है। गठबंधन में रहना है या अकेले तय करें। पार्टी के संगठन में मूलभूत परिवर्तन करना भी जरूरी है। कांग्रेस सांसद ने अपनी ही पार्टी संगठन में मूलभूत परिवर्तन करने की मांग की, जिस पर सियासत गर्मा गई। सत्ताधारी दलों के नेता महागठबंधन पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं विपक्षी दलों के नेता सधे हुए अंदाज में जवाब दे रहे हैं। कांग्रेस के युवराज को गोद में खिलाने वाले तारिक साहब संगठन को लेकर नाराज हैं। अगर उनका मन राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी पार्टी के साथ है तो स्वागत है भाजपा में उनका। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कटिहार से कांग्रेस के सांसद तारिक अनवर साहब का पोस्ट कांग्रेस पार्टी की बदहाली बताने के लिए काफी है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस पार्टी का बुरा हश्र कर रखा है। उनका ट्वीट जरूर राजनीतिक रूप से चर्चा का विषय है, परंतु तारिक साहब जब भी चाहते हैं तो अपनी भावना से राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत करा देते हैं। वो कांग्रेस पार्टी ही बता सकती है कि उन्होंने किस संदर्भों में अपनी बातें कही हैं। दिल्ली चुनाव परिणाम के बाद विरोधी खेमे में खलबली मची है। कांग्रेस पर मोदी के प्रहार के बाद पार्टी के ही नेता कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जो ये बताता है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक होने का दावा बिल्कुल सही नहीं है। बिहार में अगले कुछ महीने बाद ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में तारिक अनवर के पोस्ट ने सियासी आग में घी डालने का काम कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और अब आप विपक्ष में मचे घमासान को समझिए। देखिए, दिल्ली चुनाव के नतीजे के बाद विपक्ष में खलबली है। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने पार्टी से ही कुछ सवाल पूछे हैं। गठबंधन के साथ रहना है या अकेले चुनाव लड़ना है, ये तय किया जाए। तारिक अनवर के सोशल मीडिया साइट एक्स पर किए गए पोस्ट के बाद बिहार में सियासत गर्मा गई। अपनी ही पार्टी को सुझाव देकर तारिक अनवर ने अब एक नई बहस छेड़ दी है। अब तारिक के सवालों को भी समझना जरूरी है। दिल्ली चुनाव में लगातार तीसरी बार कांग्रेस 0 पर सिमट गई। 0 सीटों की हैट्रिक कांग्रेस ने लगाई है। बेहद ही खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी नेता तारिक अनवर ने एक पोस्ट लिखा। तारिक अनवर ने पोस्ट लिखकर अपनी ही पार्टी में बदलाव की मांग कर दी। बिहार में कांग्रेस की नजर आरजेडी के वोट बैंक पर है और ऐसा पीएम ने कहा। प्रधानमंत्री के बयान के बाद कांग्रेस के बड़े नेता का यह बयान आया।
बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है। कांग्रेस अभी से ही सीटों के तालमेल को लेकर अपना रुख स्पष्ट करना चाहती है और यही वजह है कि तारिक अनवर की तरफ से ये बड़ा सवाल पूछा गया है। बढ़ते हैं आगे, बात अगली खबर की। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है, पर अभी से ही सियासी बयानबाजी जोरों पर है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने लालू फैमिली पर हमला बोलते हुए कह दिया कि इसी परिवार के चलते बिहारी शब्द गाली बन गया है। अब विजय सिन्हा के आरोपों पर सियासत भी गर्मा गई। सवाल है कि आखिर बिहारी को किसने बदनाम किया। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। तो गाली बनाने में ये ही लोग सबसे ज्यादा हिस्सेदारी और जिम्मेदारी निभाए हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने लालू परिवार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि लालू परिवार के कारण ही बिहारी शब्द गाली बन गया है। मोतिहारी में विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार की जनता अब लालू परिवार के झांसे में आने वाली नहीं है। तेजस्वी जी और उनके पिताजी जिस सिद्धांत पर चल रहे हैं, बिहार के लोग ऐसे लोगों के कारण पिछड़ रहा है। बिहार की प्रगति और बिहार के शब्द को गाली बनाने में ये ही लोग सबसे ज्यादा हिस्सेदारी और जिम्मेदारी निभाए हैं। विजय सिन्हा ने लालू परिवार पर बिहारी शब्द को गाली बनाने का आरोप लगाया, जिस पर अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष के नेता जहां लालू परिवार पर हमलावर हैं, तो विपक्ष के नेता पलटवार कर रहे हैं। और लालू प्रसाद जी जिस तरह से आंखों में आंख डाल करके जो बिहारियों का अपमान करते हैं, जो बिहारियों को अपमानित करने का काम करते हैं, उसको स्पष्ट रूप से संदेश देने का काम किया है। बिहार शब्द जो गाली बना है वो भारतीय जनता पार्टी के कारण ही बना है। लालू परिवार ने जंगल राज को कायम किया था, यहाँ पर जातीय संघर्ष को स्थापित किया था, दहशत फैलाने का काम किया था और गुंडा राज यहाँ स्थापित करने का काम किया था। लालू परिवार के कारण ही पिछले 3 दशकों से बिहार और बिहारी बदनाम है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है, पर अभी से सियासी बयानबाजी तेज है। विजय सिन्हा के लालू प्रसाद और उनकी फैमिली पर दिए गए बयान ने एक बार फिर प्रदेश का सियासी तापमान गर्म कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार सिंह के साथ पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और अब आप विजय सिन्हा के लालू परिवार पर आरोपों को समझिए। देखिए, बिहार के डिप्टी सीएम ने लालू परिवार पर निशाना साधा है। बिहारी शब्द लालू फैमिली के चलते गाली बन गया, विजय सिन्हा का ये आरोप है। विजय सिन्हा ने कहा कि नीतीश कुमार के चलते बिहार का नाम रोशन हुआ है। बिहार में विकास की रफ्तार नीतीश कुमार के आने के बाद ही आगे बढ़ी है और विजय सिन्हा का कहना है, वो कहना चाहते हैं कि 2005 से पहले जो बिहार था वो बदनाम था। डिप्टी सीएम कहते हैं कि तब बिहारी शब्द से ही लोग घृणा करते थे, गाली देते थे और इसके लिए 15 साल का आरजेडी का जंगल राज जिम्मेदार है। तो ये आरोप विजय सिन्हा की तरफ से लगाए गए। अब बयान के मकसद को आप समझिए। विजय सिन्हा का बयान दिल्ली चुनाव के बाद आया है। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार को बीजेपी ने उखाड़ फेंका। 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में बीजेपी वापसी कर पाई है और इसी साल बिहार में भी विधानसभा का चुनाव होना है। लालू फैमिली पर निशाना साधकर एक तीर से 2 शिकार किया गया है। बिहार में नीतीश कुमार के शासनकाल में विकास हुआ, ये संदेश जनता को दिया गया और आरजेडी के शासनकाल में भ्रष्टाचार और लूट खसोट था, ये बताना चाहते हैं विजय सिन्हा। विजय सिन्हा के आरोपों पर सियासत बेहद गर्म हो गई है। वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। सत्ता पक्ष से समर्थन कर रहा है तो विपक्ष पलटवार कर रहा है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। बिहार शिक्षा विभाग की ओर से बहुत बड़े फैसले लिए गए, जिसके तहत जिला शिक्षा पदाधिकारी के वित्तीय अधिकार खत्म कर दिए गए। साथ ही आउटसोर्सिंग की सेवा समाप्त करने का आदेश भ्रष्टाचार पर कड़े प्रहार के तौर पर देखा जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार का शिक्षा विभाग हमेशा चर्चा में रहता है। इस बार ये अपने बड़े और कड़े फैसले के लिए सुर्खियों में है। एसीएस सिद्धार्थ ने अब तक का सबसे बड़ा फैसला भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के मकसद से किया और साफ मैसेज दे दिया कि सरकार और शिक्षा विभाग दोनों ही शिकायतों पर गंभीर हैं और जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं। बदलाव तो पहले भी हुए हैं, लेकिन इस बार अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने तमाम डीईओ का पावर कट कर दिया।
तो एक नजर एसीएस के लिए इन बड़े फैसलों पर। इसके तहत 1 अप्रैल से डीईओ को कोई भी वित्तीय अधिकार नहीं होगा। अब कोई भी डीईओ सिविल वर्क नहीं करा पाएंगे। सिर्फ शैक्षणिक कार्य कराने के ही अधिकार डीईओ और डीपीओ के पास होंगे। 50,000 तक के कार्य की राशि सीधे स्कूल के खाते में भेजी जाएगी। सिविल वर्क का काम सीधे निगम के माध्यम से किया जाएगा। 31 मार्च से सभी आउटसोर्सिंग व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया जाएगा। सभी आउटसोर्सिंग स्टाफ टर्मिनेट किए जाएंगे। डीपीएम से लेकर बीपीएम तक की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। आपको बता दें कि तत्कालीन एसीएस के पाठक के फैसले को पलटते हुए शिक्षा विभाग ने अधिकारों को सीमित करने की वजह भी बताई। एस सिद्धार्थ को डीईओ से लेकर डीपीएम और बीपीएम तक की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिस वजह से भ्रष्टाचार और रिश्वत रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया गया। एस सिद्धार्थ ने तय किया कि 50,000 रुपए तक की राशि अब सीधे स्कूल के खाते में ही पहुंचेगी। स्कूलों के हेडमास्टर स्कूल के कार्य में सीधे विभाग को पत्र लिखेंगे। सिविल वर्क का काम सीधे निगम के जरिए किया जाएगा। इन फैसलों के आने के बाद विभाग में हड़कंप मचा है। ये कड़े फैसले तब लिए गए जब हाल ही में बेतिया के डीईओ रजनीकांत प्रवीण के ठिकानों से 3.5 करोड़ कैश के साथ 27 किलो चांदी, 1 किलो सोने के अलावा कई जमीन के कागजात निगरानी की टीम ने जब्त किए थे। प्रवीण जैसे और कई भ्रष्ट घूसखोर अधिकारियों के ऊपर नकेल कसने के मकसद से एसीएस एस सिद्धार्थ ने ये फैसला लिया है। शिक्षा विभाग को भ्रष्टाचार से मुक्त करने में देखना होगा कि अब ये कदम कितने कारगर साबित होते हैं। पटना से न्यूज़ 18 के लिए रजनीश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप एसीएस के जोरदार फैसले को समझिए। शिक्षा विभाग में लगातार ये शिकायतें मिल रही हैं कि कई अफसर भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार हो चुके हैं। विभाग में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कड़े फैसले लिए गए। अब कोई भी डीईओ सिविल वर्क नहीं कराएंगे, सिर्फ शैक्षणिक कार्य ही उनकी तरफ से कराया जाएगा। सभी डीईओ डीपीओ, अब तक डीईओ के पास ये अधिकार हुआ करता था, लेकिन अब उनसे अधिकार छीन लिया गया है। अफसर के पावर में कटौती के मायने को आप समझिए। किसी भी तरह के निर्माण कार्य की अनुमति डीईओ को नहीं होगी। हेडमास्टर सीधे विभाग को कार्य की राशि के लिए पत्र भेजेंगे। सिविल वर्क का काम सीधे निगम प्रशासन के जरिए अब से होगा। 31 मार्च से सभी आउटसोर्सिंग व्यवस्था भी खत्म कर दी जाएगी। यही नहीं, टर्मिनेट किए जाएंगे सभी आउटसोर्सिंग स्टाफ। और ऐसा लगातार मिल रही शिकायतों के मद्देनजर किया गया है। तो डीईओ रजनीकांत प्रवीण पर आय से अधिक संपत्ति का इकट्ठा करने का यह आरोप लगा था। रजनीकांत प्रवीण पर आय से करीब करोड़ों की कमाई करने का आरोप था। मतलब अपनी आय से करीब 74.30% ज्यादा कमाई इन्होंने की थी, जिसकी वजह से एफआईआर दर्ज कर छापेमारी कर रजनीकांत के ठिकानों पर भी टीम पहुंची थी। पिछले महीने यानी कि 23 जनवरी को भ्रष्ट अधिकारी डीईओ रजनीकांत प्रवीण के ठिकानों पर स्पेशल विजिलेंस की यूनिट ने छापेमारी की थी और आरोप है कि कई गुना ज्यादा संपत्ति इन्होंने अर्जित की है और यही वजह है कि इसे लेकर यह फैसला लिया गया है। बढ़ते हैं आगे। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा की। बोर्ड परीक्षा से पहले पीएम मोदी ने छात्रों को टेंशन फ्री कर दिया, बच्चों को कई टिप्स दिए और इस चर्चा के दौरान पीएम एक बिहारी छात्र से भी इम्प्रेस हुए। कैसे, इस रिपोर्ट में देखें और फिर खबर तो समझिए। बिहार का लड़का हो और राजनीति का सवाल न हो, यह हो ही नहीं सकता। क्योंकि बिहार के लोग बहुत तेजस्वी होते हैं। बिहार का लड़का और राजनीति का सवाल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। परीक्षा पे चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने बिहार के गया के छात्र विराज को यही शब्द कहा। विराज, बिहार का लड़का हो और राजनीति का सवाल न हो, यह हो ही नहीं सकता। बोर्ड एग्जाम से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल की तरह इस बार भी परीक्षा पे चर्चा की। चर्चा के दौरान पीएम ने छात्रों को परीक्षा में समय का प्रबंधन, परीक्षा को लेकर तनाव दूर करने और परिणाम की चिंता से निपटने के लिए टिप्स दिए। के साथ
हमेशा खुद को पराजित करना, वर्तमान को ऐसे जीना कि पास्ट हमारा पास्ट हो जाए। प्रधानमंत्री ने छात्रों की सेहत को लेकर भी टिप्स दिए और अनुशासन में रहने के गुर सिखाए। पीएम के सामने बिहार के गया का भी एक छात्र विराज था, जिसने मोदी से लीडरशिप को लेकर सवाल किया। सर, मेरा आपसे प्रश्न है, आप इतने बड़े ग्लोबल लीडर हैं, आप तमाम प्रकार के पदों पर रहे हैं सर, तो सर आप हमसे कोई 2-3 बातें शेयर कीजिए ऐसी सर, जो लीडरशिप से आपसे संबंधित हो, जो हम बच्चों को आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण हो सर। विराज जी सर, बिहार का लड़का हो और राजनीति का सवाल न हो, यह हो ही नहीं सकता। देखिए, बिहार के लोग बहुत तेजस्वी होते हैं। परीक्षा पे चर्चा के दौरान जब विराज के माता पिता और परिवार वालों ने उसे प्रधानमंत्री मोदी के साथ देखा तो वे काफी खुश हुए। विराज गया के दुखरनी मंदिर के पास रहता है। बेटे की प्रधानमंत्री से सीधी बात पर मां और घर वाले फूले नहीं समा रहे। मेरा बेटा माननीय प्रधानमंत्री से मिला, ये टीवी पर देख के मुझे बहुत खुशी हुआ, बहुत ज्यादा। प्रधानमंत्री ने छात्रों को सेहत को लेकर भी टिप्स दिए और अनुशासन में रहने के गुर सिखाए। रांची के जिला स्कूल में भी छात्रों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी के संवाद को सुना। इस दौरान राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार भी मौजूद रहे। उन्होंने बहुत अच्छे टिप्स दिए हैं कि एग्ज़ाम में हम स्ट्रेस को कैसे दूर करें, अब एग्ज़ाम में अपने आप को कैसे मैनेज करते हुए चले, अपना पेपर्स कैसे लिखें, और भी उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें बताई एनवायरनमेंट के बारे में भी, और उन्होंने सिखाया कि हमेशा अपने लाइफ में सेल्फ मोटिवेटेड रहना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी की परीक्षा पे चर्चा का यह 8वां संस्करण था। पीएम ने देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए स्टूडेंट्स के साथ सीधी बातचीत की और परीक्षा से ठीक पहले छात्रों को बड़ी सीख भी दे गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पीएम मोदी का छात्रों को मंत्र अब आप समझिए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल छात्रों से परीक्षा पे चर्चा करते हैं। इस बार भी बोर्ड परीक्षा से पहले पीएम मोदी छात्रों के साथ मिले। परीक्षा के प्रेशर को कम करने की कोशिश पीएम मोदी ने की और छात्रों के साथ दोस्त बनकर उनसे बातें की। परीक्षा में किसी भी तरह का टेंशन नहीं लेने की सलाह उन्होंने छात्रों को दी। छात्रों के बीच 90% नंबर लाने का प्रेशर होता है, ऐसे में छात्र डिप्रेस ना हो, इसकी कोशिश पीएम मोदी ने की। छात्रों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चर्चा में की और परीक्षा से पहले छात्रों को बेहद जरूरी टिप्स पीएम मोदी ने दिए हैं। कैसे खुद को एकाग्रचित रखना है, कैसे अपने आप पर ध्यान देना है, ये उन्होंने बताया है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हर बार ये किया जाता रहा है और इस बार भी अलग अलग राज्यों से आए जो छात्र थे उन्होंने इसमें हिस्सा लिया है। बढ़ते हैं आगे। यूट्यूबर और कॉमेडियन समय रैना का शो इंडियाज गॉट टैलेंट अपनी पॉपुलैरिटी के साथ साथ लगातार विवादों की वजह से भी सुर्खियां बटोर रहा है। इस बार शो के एक एपिसोड में यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया ने ऐसी टिप्पणी कर दी जिसकी बड़े पैमाने पर आलोचना हो रही है और उसे बेहद अश्लील और आपत्तिजनक बताया जा रहा है। रणबीर ने हद कर दी पार, मर्यादा हुई तार तार। वायरल व्यूज के लिए समय ने की गंदी बात। जिस तरीके से जो भाषा का उपयोग हो रहा है और कॉमेडी के नाम से मैं इतने दिनों से देख रही हूँ कि इस पर्टिकुलर शो में जो लैंग्वेज यूज़ होती है, अब्यूजिव कंटेंट है, अब्यूजिव लैंग्वेज है। माँ बाप और बच्चों का जो रिश्ता होता है हमारे भारतीय संस्कृति में इतना पवित्र रिश्ता होता है, उस रिश्ते को लेकर इस तरह की गंदी बातें कहना कहीं से भी जायज़ नहीं है। चाहे महिला हो या पुरुष, इस प्रकार के भद्दे मजाक सोसाइटी इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती और ना ही ये एक्सेप्टेबल है। बेशर्म यूट्यूबर्स पर एफआईआर दर्ज, गिरफ्तारी कब? फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती।
और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।